पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पंच तत्व में हुए विलीन। सिरसा में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी व अन्य ने दी श्रद्धांजलि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जैसलमेर में हुई जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक। आगामी आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों से लिए गए सुझाव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने राज्य में भू जल कमी वाले प्रत्येक ब्लॉक में 5 जलाशयों के विकास की महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की। जल संरक्षण के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर दिया गया जोर। और स्वच्छ हरियाणा मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर 31 जनवरी 2025 तक चलेगा विशेष अभियान। मुख्य सचिव ने कहा, पोर्टल के माध्यम से अभियान की प्रगति को किया जाएगा ट्रैक। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज पंच तत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का कल गुरुग्राम में दोपहर करीब 12 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वे 89 वर्ष के थे। इसके बाद उनका पार्थिव देह शुक्रवार रात ही सिरसा में स्थित तेजा खेड़ा फार्म हाउस लाया गया था। प्रदेश सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनके पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शन के लिए तेजा खेड़ा फार्म में रखा गया। इस मौके पर चौटाला परिवार के हजारों लोग उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सिरसा के तेजा खेड़ा गांव पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर चौटाला परिवार समेत कई हजारों लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों ने भी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला जीवन भर किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित रहे। उनका जीवन संघर्षशील रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ध्येय को नहीं छोड़ा। वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। एक व्यक्ति, ऐसी रीढ़ वाला व्यक्ति ग्रामीण व्यवस्था के प्रति समर्पित रहा है। मेरी तरफ से इनको सच्ची श्रद्धांजलि एक ही होगी कि इन्होंने जो दार्शनिक रूप अपनाया, संकट झेले, व्यवस्था की क्रूरता देखी, वो एक प्रासंगिक है कि किसान को चुनौती कोई भी दे देता है, सब एकत्र हो जाते हैं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने भी सिरसा पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। वे हमेशा आम लोगों के जीवन से जुड़े रहे। प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं समझती हूँ एक युग उनके साथ गया है। उनका संघर्ष, उनका जीवन, बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर रहे। वो अंत तक एक्टिव रहे, लोगों की बातों, लोगों के जीवन से, आम लोगों के जीवन से जुड़े रहे, उनके दुख दर्द को समझा, समस्याओं को समझा। आखिर तक उन्होंने लोगों के बीच में रहना ही पसंद किया। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के योद्धा रहे। किसानों की लड़ाई, किसानों की बात निरंतर अलग अलग राजनीतिक मंचों से उन्होंने सदैव उठाई। यकीनन उनके जाने से प्रदेश की राजनीति को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। कांग्रेस के सब साथी आज इस अंतिम यात्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। पिता के निधन पर अभय चौटाला ने कहा कि उनका निधन सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक उस व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष, आदर्श और विचार हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
गौरतलब है कि कल गुरुग्राम में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया था, जहां से उनके पार्थिव शरीर को सिरसा ले जाया गया था। प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। आज स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला, गोवा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री प्रमोद सावंत और विभिन्न देशों से आए हुए वित्त मंत्री और प्रसिद्ध व्यक्ति भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के साथ सुझाव लिए गए। बैठक में जीवन, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर कम करने, जूतों और परिधानों पर कर की दर बढ़ाने तथा अहितकर वस्तुओं के लिए अलग से 35% कर लगाने पर विचार किया गया। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में करीब 148 वस्तुओं पर दर फेरबदल पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिषद की बैठक में उन्होंने हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास हेतु सुझाव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार 3 गुना गति से हरियाणा का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। हरियाणा के विकास के लिए कई बहुमूल्य सुझाव हमने दिए हैं ताकि उसके लिए जो बजट की व्यवस्था है वो हो और हरियाणा को आगे बढ़ाए। हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने राज्य भर में भूजल कमी वाले प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 5 जलाशयों के विकास की महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है। इस प्रयास का उद्देश्य बारिश के पानी का प्रभावी ढंग से संरक्षण करना और पानी की कमी की बढ़ती संभावना के दृष्टिगत पानी की उपलब्धता की चुनौतियों का समाधान करना है। श्रुति चौधरी ने इस संबंध में आयोजित बैठक के दौरान जलाशयों के विकास हेतु प्रशासनिक सचिवों और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा। इसका प्राथमिक उद्देश्य इन जलाशयों के निर्माण के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 1 हेक्टेयर पंचायत भूमि की पहचान करने हेतु समन्वय स्थापित करना है। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने मानसून के मौसम में मारकंडा, टांगरी, घग्गर और यमुना जैसी प्रमुख नदियों से अतिरिक्त जल का दोहन और संरक्षण करने के लिए तकनीकी रूप से व्यवहारिक रूप से योजना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सतत विकास और कृषि आवश्यकताओं के लिए इस जल का उपयोग करने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए फील्ड अधिकारियों को राज्य में सभी चैनलों का निरीक्षण करने और पुनर्वास की आवश्यकता वाले चैनलों को प्राथमिकता देने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के सिंचाई नेटवर्क के अंतिम छोर के लाभार्थियों को प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए 2 वर्षीय चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा। इन पहलों का समर्थन करने के लिए सिंचाई मंत्री ने राज्य के नियमित बजट के साथ साथ नाबार्ड, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता सहित अन्य वित्त पोषण विकल्पों की संभावनाएं तलाशने का भी आग्रह किया। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छ हरियाणा मिशन के अंतर्गत 31 जनवरी 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर जोशी ने केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद बताया कि यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय निरंतर सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता पहल सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि कैलेंडर भी बनाए जाएंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के साथ जनता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनके संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि समेत सभी सरकारी कार्यालयों में सफाई को बढ़ावा भी देना है।
उन्होंने बताया कि एनआईसी द्वारा विकसित एक केंद्रीय निगरानी पोर्टल के माध्यम से अभियान की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। नोडल अधिकारी अपने अपने विभागों की उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करते हुए इस पोर्टल को प्रतिदिन अपडेट करेंगे। अभियान की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्रशासनिक सचिव नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेंगे और समर्पित अधिकारी स्वच्छता प्रयासों का आकलन करने के लिए अभियान स्थलों का दौरा भी करेंगे। विकास एवं पंचायत तथा खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कृष्णलाल पवार ने कल रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। बैठक के एजेंडे में कुल 15 शिकायतें शामिल की गई थी, जिनमें से 9 का मौके पर ही निपटान कर दिया गया था तथा अन्य शिकायतों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने एक शिकायत के संदर्भ में उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त तथा बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता की समिति गठित करके इन निवासियों को व्यक्तिगत मीटर लगवाने के बारे में भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करे। प्रदेश सरकार आमजन की सुविधा व सेवा के लिए कृत संकल्प है। सरकार ने अपने पहले विधानसभा सत्र में विधेयक भी पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के तहत 20 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है तो सरकारी कलेक्टर रेट पर मकान धारकों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है। कृष्णलाल पवार ने पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साथ बिताए गए समय को याद किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान ही किया है। लगातार 4 बार विधायक रहा हूं, तो मैं निष्ठा से उनके पास काम किया और वो भी मेरा सम्मान करते थे, इसलिए मैं आज उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने सदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? 1947 देश आजाद होने बाद उनको भारत रत्न 1990 में जब गैर कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी शामिल थे, तब उनको भारत रत्न दिया गया था। क्या 14 अप्रैल उनका जन्म दिवस है, क्या राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। तो 2015 में नरेंद्र मोदी ने किया। उधर प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने करनाल में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में रखे गए 13 मामलों में से 9 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया तथा 4 मामलों में कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर उच्च अधिकारियों को पुनर्जांच के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की मूलभूत जरूरतों से संबंधित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं, किसी भी कार्य को अधूरा ना छोड़ें तथा जनता की मांग पर नए विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर अपने विधायक के माध्यम से सरकार के पास भिजवाएं ताकि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बड़े बहुमत के साथ भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जनता के हित सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। उन्होंने इनेलो के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश चौटाला व पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश व प्रदेश ने एक बड़े नेता को खो दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे देश में हरियाणा के किसानों को सबसे अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। कि कोई भी शिकायत हो तो देने के ख्याल से हरियाणा का कोई इश्यू इस टाइप का है नहीं। अगर कोई पंजाब के किसानों का कोई इश्यू है पंजाब को लेकर के, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कोई राजनीतिक इश्यू नहीं है। इस पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के लिए कदम उठाने का काम किया है और आगे भी किसानों के लिए जो कदम उठाने की और जरूरत होगी वो भी उठाने का काम करेंगे, किसानों को सुविधाएं देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और उनके निधन से एक प्रदेश ने, देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और नेता खो दिया है। उसमें हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से उनके जाने से एक नेता के रूप में बड़ी स्थिति हुई है।
साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। पार्टी है और जिस तरीके का घटना, क्योंकि मैं तो खुद पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं और जो हमारा संसद है वो सुप्रीम है और वहां भी इस टाइप की कोई घटना करती है तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है और मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। निश्चित रूप से वो सिलेक्ट कमेटी के अंदर गया है, बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक फैसला मैं इसको कहूंगा और मोदी है तो मुमकिन है निश्चित तौर पर इससे नेशनल इलेक्शन होता है तो टाइम की बर्बादी भी बचेगी, डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होगी। हरियाणा पुलिस प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नित नए आयाम स्थापित कर रही है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा जिला पुलिस द्वारा प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उनका नेक्सस तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा 1 जनवरी से 30 नवंबर 2024 तक प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ 3051 मुकदमे दर्ज करते हुए 4652 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। साथ ही आदतन अपराधियों पर सख्ती करते हुए PITN DPS एक्ट के तहत वर्ष 2024 में 63 नशा तस्करों के खिलाफ निवारक निरोध की कार्यवाही की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अपराधी दोबारा से नशा तस्करी से न जुड़े। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में हरियाणा पुलिस द्वारा कमर्शियल क्वालिटी के 326 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2024 में 411 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 841 बड़े नशा तस्करों पर कार्यवाही भी की गई है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी संबंधी बड़े मामलों में तेजी लाने के लिए फोरेंसिक साइंस लैब से रिपोर्ट आने की समय सीमा को भी घटाकर 15 दिन का कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए गांव में 5150 ग्राम प्रहरी तथा वार्ड प्रहरी नियुक्त किए गए हैं। ग्राम प्रहरी तथा वार्ड प्रहरी द्वारा गांव में नशा बेचने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है। इसके साथ ही जो लोग नशे का शिकार हो गए हैं उनकी नशा छुड़वाने में मदद भी की जाती है। इसी प्रकार नमक लोटा अभियान की सफलता के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छोटी मात्रा के NDPS मामलों में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। इस अभियान के तहत समुदाय को जागरूक करते हुए छोटे अपराधियों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। DGP ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलों तथा संवादात्मक सत्रों के जरिए लोगों के नशा के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया गया। इसी प्रकार हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत 15 दिनों में लाखों लोगों तक नशा विरोधी संदेश पहुंचाया गया। इस पहल ने राज्य के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी और व्यापक जन जागृति का आधार तैयार किया। हरियाणा पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि वे अपने आसपास कहीं पर भी नशा बिकते हुए देखते हैं तो तुरंत ही इसकी जानकारी हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 9050891508 पर देना सुनिश्चित करें। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास अपराधियों और पुलिस के बीच में हुई मुठभेड़ में 2 युवकों की मौत हो गई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और एक शव को फतेहाबाद नागरिक अस्पताल ले जाया गया। घटना में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिसे भी उपचार के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में लाया गया है। जानकारी के अनुसार किसी मामले में फरीदाबाद पुलिस रवि नामक युवक को पेश करने के लिए फतेहाबाद कोर्ट में लाई थी। पेशी के बाद पुलिस जब रवि को वापस फरीदाबाद जेल ले जा रही थी तो रास्ते में गांव बड़ोपल के एक ढाबे के पास गाड़ी रुकी तो बाइक पर 3 युवकों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बाइक पर सवार एक युवक व आरोपी रवि को भी गोली लगी।
एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रवि को फतेहाबाद अस्पताल लाया गया। यहां पर उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और यह मामला गैंगवार का नहीं है। अभी तक की जांच में लग रहा है कि वे पुलिस हिरासत से आरोपी को भगाने के लिए आए थे। मरने वाले दोनों अपराधियों की पहचान कर ली गई है। जो अक्यूज कस्टडी में था उसको छुड़वाने के लिए आया था, तो गैंग वॉर तो नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी बहुत प्रिलिमिनरी है, तो अभी इस टाइम पे हम लोग सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे जैसे फैक्ट्स क्लियर होंगे हम आप लोगों को दो लोगों की दोनों की पहचान हो गई है, दोनों रिलेटेड ही हैं। हम लोग अभी जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी सर्वे कर रहे हैं। हमें कुछ यहाँ पे स्पेंट बुलेट्स भी मिले हैं, तो सारी चीज का हम लोग अभी ब्यौरा कर रहे हैं। घटनास्थल से भागे तीसरे युवक को फतेहाबाद सीआईए टीम ने हिसार के आदमपुर क्षेत्र में घेर लिया। खुद को पुलिस से घिरा हुआ देखकर युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे वह भी घायल हो गया। भिवानी जिले के गांव गिगनाऊ में अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में किसानों को बागवानी खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम इंचार्ज डॉक्टर सचिन ने बताया कि वर्तमान समय में परंपरागत खेती के साथ साथ सब्जी उत्पादन तथा बागवानी फसलों में आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। किसान परंपरागत खेती की बजाय फल, फूल, बागवानी तथा सब्जी उत्पादन में ध्यान दें तो उनकी आय कई गुना बढ़ सकती है। विभाग द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर किसानों को बागवानी फसलों को जानकारी दी जाती है। वहीं पर विशेषज्ञ डॉक्टर राम स्वरूप साहू ने खुले में सब्जी उत्पादन लेने की जानकारी दी और किसानों को सब्जी उत्पादन तथा बागवानी फसलों को अपनाने का आह्वान भी किया। उससे संबंधित जानकारी दी जाती है और इस प्रशिक्षण के अंदर हम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय से जो अच्छे वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ बुलाते हैं, जो कि किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है, जिसमें किसानों को, और यह प्रशिक्षण निःशुल्क है। और हम इस साल लगभग 10 प्रशिक्षण करवा रहे हैं और ये प्रशिक्षण में आप जो आवेदन किया जाता है वह ऑनलाइन विधि के तहत किया जाता है। ऑनलाइन हमारा एक पोर्टल है स्किल हॉर्टिकल्चर पोर्टल पे जाके आप फैमिली आईडी के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं और प्रति प्रशिक्षण जो सीटों की संख्या है वो 20 हैं और किसानों का जो चयन किया जाता है वो पहले आओ पहले पाओ की तहत किया जाता है। प्रशिक्षण लेने आए किसानों ने बताया कि सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। हमें प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने और खेती की नई तकनीकें भी सीखने को मिलती हैं। जो तैयार किया जाए उसकी उच्च क्वालिटी के बारे में बताया जाता है और पोली हाउस के बारे में जानकारी दी जाती है। हाँ बिल्कुल उम्मीद है जी, इससे आय दोगुनी होगी और अच्छा बढ़िया मुनाफा होगा और किसानों के लिए तो बहुत ही मतलब लाभदायक चीज़ है ये। लोहारू का बलोट है, इस बलोट में अभी तक बहुत कम लो जारूट है, पोली हाउस, नेट हाउस तो लेके बागवानी तो लेके, तो अभी यही प्रक्रिया रहेगी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोड है वो नेट हाउस, पोली हाउस और जो बागवानी है उसमें ज़्यादातर अपना जो बागवानी है उस पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा बाग लगाएं। हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में पंचकूला में राज्य स्तरीय जिला वार कला कार्यशाला का 5 चरणों में उत्पादन किया गया। अंतिम दिन 5 चरणों में बनाई गई विभिन्न विधियों की कलाओं को एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया। प्रोजेक्ट अधिकारी अमनप्रीत ने बताया कि इस राज्य स्तरीय जिलावार कार्यशाला में पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला व करनाल जिलों के लगभग 500 से अधिक कला शिक्षकों ने भाग लिया। 5 चरणों में चली इस कार्यशाला में मास्टर ट्रेनरों द्वारा विभिन्न विधाओं के बारे में प्रशिक्षण दिखाया गया। वहीं पर मास्टर ट्रेनर दीपा रानी व सविता ने बताया कि इस कार्यशाला के दौरान लिपिन कला को पहली बार सिखाया गया, जिसका सभी ने भरपूर लाभ उठाया। उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा की इस पौराणिक कला को पुनः स्थापित करने में सभी कला अध्यापक अपना सहयोग देंगे। इस कार्यशाला में सिखाने के साथ सीखने का भी अनुभव प्राप्त हुआ।
कार्डबोर्ड कला का यह पहलू न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूक करता है, बल्कि कलाकारों को बहुत सी ऐसी कृतियां बनाने की भी चुनौती देता है। कार्डबोर्ड कला गरीब एवं मध्यम परिवारों के बच्चों के लिए आजीविका का साधन भी बन सकता है। जो हमारे अध्यापक आए थे उनको लिपन आर्ट के बारे में सिखाया है, जानकारी दी है। लिपन आर्ट जो हमारे हरियाणा की एक बहुत पुरानी कला थी। हमारे हरियाणा की जो महिलाएं थी वो घर को सजाने का काम करती थी लिपन आर्ट के द्वारा। तो उसी कला को एक नया रूप देते हुए हमने यहाँ पर अपने जो भी कला अध्यापक आए थे उनको सिखाया और उन सभी ने बहुत खुशी से उस कला को किया। आर्ट का काम किया है और कुछ लेखन का काम किया है। लेखन भी काफ़ी हद तक जो है पोस्टर में काम आता है और ये सही तरीके से लिखा जाए तो वही अच्छा होता है। सही सुचारू रूप से लिखे हमारा पोस्टर ही कला होती है एक। और ऐसे ही क्राफ्ट का काम, इसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे पोस्टर मेकिंग, कोई भी डिस्प्ले किया हुआ कुछ भी अच्छा लगता है हर एक कार्य में। ये इसमें पेंटिंग बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र से आई अध्यापिका डॉक्टर सविता व नीलम रानी ने बताया कि इस कार्यशाला में आने के पश्चात उन्हें बहुत सी विधाओं के बारे में जानकारी मिली है। इससे उनकी कला में काफी निखार आया है। दोबारा सीखना शुरू किया है तो ये वर्कशॉप ने सोने पे सुहागे का काम किया है, क्योंकि इस वर्कशॉप से हमें वो सारी नई टेक्निक्स, वो सारे नए तरीक़ों का पता चला है जो कि हमारे डिप्लोमा में हमें नहीं बताए गए थे। जैसे कि लिपन आर्ट है, हमने लिपन आर्ट को बड़ा एंजॉय किया और डेफिनेटली इसको हम अपने स्कूल में भी अपने बच्चों को सिखाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सरकार से चाहती हूँ कि ये हर साल ऐसी ही वर्कशॉप आती रहे जिसमें हमारा मार्गदर्शन हो। जो जिस समय हमने डिप्लोमा किया था उस समय ये हमें इतनी बारीकियां समझ में नहीं आई थी, जितना हमें ये 3 दिवसीय जो ट्रेनिंग दी गई है इसमें हमें बहुत ही आनंद आया हुआ है। मतलब कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद एनआईटी द्वारा तिगांव स्थित साई धाम में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि पोलियो मुक्त भारत की तर्ज पर जिस तरह से रोटरी क्लब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को लेकर जो मुहिम चला रखी है वह सराहनीय है। सामाजिक सेवा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इसके अलावा उन्होंने संसद में सांसदों की धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की ओछी हरकत करना राहुल गांधी को शोभा नहीं देता। ये भी कहा कि इस टारगेट को हम बढ़ाएंगे, तो मैं रोटरी क्लब और सभी जो लोग इससे जुड़े हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे बच्चियों का जीवन सुरक्षित करने का काम ये लोगों ने करा। 5 टाइप ऑफ कैंसर इससे बच्चों को निजात मिलेगी। ये का सब काम इतना बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, इतने बड़े दल का नेता जब इस तरीके की अच्छी हरकत करे तो ये लगता है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन, जब वो देख रहे हैं कि लोग उनकी नीतियों को और उनको नकारने का काम कर रहे हैं तो वो इसी तरीके के फ्रस्ट्रेटेड काम करते हैं। एक बहुत ही निंदनीय बात है कि वो लोकसभा के अंदर और नेता प्रतिपक्ष जो कि उसका आचरण कैसा होना चाहिए ये देश की जनता ने देखा और किस तरीके का आचरण वो निभाया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के प्रधान वीरेंद्र मेहता ने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 4000 बच्चियों को निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाई गई थी और आज भी लगभग 700 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई है। लास्ट ईयर हमने 4000 से ऊपर लड़कियों को वैक्सीनेट किया था। ये हमारे क्लब के फिगर है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। इस बार हमारा 2500 लड़कियों को हमने वैक्सीनेट कर रहे हैं। स्कॉट पूना वाला जो CSR प्रोवाइडर है ये उसकी मदद से हो रहा है और साथ में डिस्ट्रिक्ट 301 वाला है। जो फर्स्ट फेज है उसमें हम अवेयरनेस क्लासेस ही लगाते हैं और ये बिना पेरेंट्स के कंसेंट फॉर्म भरे हुए वैक्सीनेशन नहीं होती। इस साल का हमारा टारगेट 100,000 वैक्सीनेशंस का है और 9 to 14 ईयर ओल्ड एज गर्ल्स, क्योंकि उसमें हमारा विश्वास है कि इससे हम 5 तरह के कैंसर को निजात दे सकते हैं और अपने बच्चों को उससे मुक्ति दिला सकते हैं। तो रोटरी कमिटेड है, फरीदाबाद कमिटेड है और सबसे ज़्यादा कमिटेड है हमारे वीरेंद्र मेहता जी जो आज 700 का मिशन लेके चले और ये शायद 3000 और करेंगे इसी साल में टिल मार्च। तो थैंकफुल टू यू।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज चंडीगढ़ में आयोजित पंजाब विश्वविद्यालय के 5वें ग्लोबल एलुमनी मीट में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय देश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है, जिसने हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एलुमनी को केवल शिक्षण तक नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जब तक आजादी और संविधान अपनाने के आखिरी 25 वर्षों में है, तो हमें हर वर्ष पीयू के लिए योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को देश में स्कूली शिक्षा को पोषित करने में नेतृत्व करने के लिए भी आगे आना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि एलुमनी अपने वैश्विक अनुभवों के साथ पाठ्यक्रम विकास और नीति निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के एसोसिएशन के संघ और ऐसे ही IIT, IIM का भी एक राष्ट्र संघ बनाने की बात कही। और समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।